हरे कृष्ण बेटा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बेटा, ये गेट बंद कर देना पीछे से। अब आ गए सारे। चलो हाँ, लास्ट क्लास में बेटा कितना लिखवाया था, क्या बताया था, मुझे एक बार बता दो आप। बस फॉर्मूला ही लिखवाया था, एक भी नहीं करवाया कुछ भी। अच्छा ये लो। देखो हाँ, हम लोग कर रहे हैं। क्या वो गेट बंद कर दिया क्या ऊपर से? नहीं क्या? हम लोग बेटा बात कर रहे हैं हाँ, AS20 BE PS के बारे में, बेसिक अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर में मैंने आपको दो तरह की अर्निंग के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। एक, बोलो क्या था? एक था बेसिक अर्निंग पर शेयर और एक था डायल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। तो मैंने कहा था बेसिक अर्निंग को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक अर्निंग में बताओ हमने क्या लिखा था, एक फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था हमने? नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैंने आप लोगों को कहा था जब हम बात करेंगे किसके बारे में, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, बेटा उसमें तो कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। मैंने कहा था हम मान लो हमने कितने रुपए कमाए, 8 लाख रुपए साल के कमाए, 8 लाख रुपए साल के कमाए। तो बताओ ये आपको कैसे पता चला? हमने क्या बनाया होगा? P&L बनाया होगा। कंपनी ने अपना जो P&L बनाया होगा उसे पता चल गया होगा उसने 8 लाख रुपए कमाए आफ्टर टैक्स वैक्स सब। ध्यान रखना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। BEPS किसके लिए निकाली जाती है? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए आपके पास कितना आपने कमाया। तो मैं यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट है ये बताओ बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है? बोलो आफ्टर टैक्स। और आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो उनको डिविडेंड देने के बाद ये 8 लाख रुपए किसके लिए बचे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। मेरे पास इक्विटी शेयर बताओ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितने के थे? 10,000 के थे। तो बताओ मैंने क्या कर दिया, 10,000 से इसे डिवाइड करके क्या निकाल दिया? बोलो अर्निंग पर शेयर इसमें कैलकुलेट कर दिया, जो भी आ रहा है। कितना आ रहा है? 80 रुपीज, 80 रुपए पर शेयर आ गया। यहां पर मैंने आपको बताया था एक इशू है। बताओ मैंने अर्निंग कितने समय की ली? अरे पूरे साल की ली। नंबर ऑफ शेयर्स कितने के लिए? पूरे साल के लिए। तो अर्निंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्निंग तो आप पूरे साल की ले लोगे P&L के थ्रू, क्योंकि P&L एक साल का बन रहा है तो अर्निंग तो आ जाएगी। लेकिन अर्निंग में हमें दिमाग भी नहीं लगाना। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब हम शेयर्स की बात कर रहे हैं, जब हम शेयर्स की बात कर रहे हैं तो एक समस्या ये आ रही है कि यहाँ कितने शेयर थे? 10,000। यहाँ हमने कुछ इशू कर दिया, कुछ बायबैक कर दिया, कुछ बोनस आ गया, ऐसा चलता रहता है कंपनी में। तो अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये आएगी कि जब मैं BEPS निकालूंगा, BEPS निकालूंगा तो बेटा प्रॉफिट तो मेरे पास है, लेकिन डिवाइड किससे करूं? क्योंकि शेयर तो साल में बार बार बदल रहे थे, तो डिवाइड किससे करूं? तो हमारा फोकस पॉइंट भी वही है। क्या? नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, वेटेड नंबर। अब मैं नंबर ऑफ शेयर नहीं ले पाऊंगा। हाँ, अगर कंपनी एक बार ही इशू करती और उसके बाद कोई बदलाव नहीं लाती तो बताओ क्या आता? बेटा नंबर ऑफ शेयर आ जाता। लेकिन क्योंकि कंपनी बार बार बीच में बदलाव लाती है और ला भी सकती है, तो इसीलिए हम नंबर्स नहीं, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे। अब वो वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स क्या है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन, बुक है कोई? एक क्वेश्चन हम देखते हैं। सारे बच्चे जल्दी से पेज नंबर ओपन करो। बेटा पेज नंबर ओपन करो यहां पर 1.96, एग्जाम्पल नंबर 1।
पेज नंबर 1.96 एग्जाम्पल नंबर 1। कर लिया ओपन। अब सारे बच्चे देखो जल्दी से, यहां पर ये क्या है, ये बोल रहा है, अच्छा मैं अब आपको केवल और केवल किस पर फोकस करना सिखा रहा हूं, वेटेड। नेट प्रॉफिट पर मेरा कोई लेना देना है नहीं। ये बोल रहा है 1 जनवरी बैलेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1800 शेयर्स। 31 मई को बताओ क्या किया हमने, इशू शेयर फॉर कैश। फिर हमने क्या किया, बायबैक 300 शेयर। फिर कितने हो गए आपके पास, 2100। कैलकुलेट वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आपने देखा हो तो आपके पास स्टार्टिंग में शेयर 1800 थे, फिर 2400 हुए, फिर 2100 हुए। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर शेयर प्लस माइनस होता रहा। अब मेरे सामने समस्या क्या है, मैंने ईयर एंड में मान लो 10 लाख रुपये अर्न किए, तो बताओ वो 10 लाख रुपये क्या है, 365 डेज का डेटा है। अब मेरे सामने यहाँ समस्या क्या है, मैं डिवाइड किससे करूं, क्योंकि मेरे 365 डेज में शेयर बदलते रहे बार बार। तो बताओ मैं यहाँ क्या निकालूंगा, लिखो मेरे साथ सारे बच्चे, सबको समझ में आ जाएगा। लिखते लिखते नहीं आया तो लास्ट में पूछ लेना। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ द वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। बताओ वेटेड नंबर ऑफ शेयर में मैं करने क्या वाला हूं, बोलो। मैंने क्या कहा, अर्निंग कितने समय की है, 365 दिन की, तो शेयर भी वो होने चाहिए जो 365 दिन रहे। तो मैं एक्चुअल में तो ऐसा हुआ नहीं कि 365 दिन एक ही शेयर रहा, बदलता रहा। तो बताओ मैं क्या निकालूंगा, ऑन एन एवरेज 365 दिन क्या रहा। तो बताओ मेरे पास कितने शेयर थे, 1800 शेयर थे। बाद में लिखना, एक बार समझ लो पहला वाला पॉइंट। 1800 शेयर थे, बताओ ये कितने समय बाद बदल गए, 5 महीने बाद। 5 महीने तक ये रहे, तो बेटा मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, बताना 750। पता है मैं क्या नहीं बोलना चाह रहा, 1800 शेयर 5 महीने रहे, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा। बताओ मैं क्या बोल रहा हूं, ऑन एन एवरेज 750 शेयर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहे। बोलो बात समझ में आ गया। यही तरीका हो सकता है, वेटेड एवरेज का मतलब पूरे साल पर स्प्रेड कर दो। तो मैंने क्या किया, इसे पूरे साल पर स्प्रेड कर दिया। ऑन एन एवरेज बिगनिंग टू एंड 1800 नहीं रहा, कितना रहा, 750 शेयर रहा। समझ में आया। नेक्स्ट एक बार लिख लेना, पहले देख लो आप। बताओ दूसरा, फिर उसके बाद क्या हुआ, 600 शेयर इशू किए, तो बताओ कितना रहा, 2400 शेयर रहा। कितने महीने तक, अगले 5 महीने तक, डिवाइडेड बाई 12। बताओ मैं क्या नहीं बोलना चाह रहा, बोलो 2400 शेयर 5 महीने रहे, नहीं, डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया, 1000। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ऑन एन एवरेज 1000 शेयर बिगनिंग टू एंड रहा। इस लास्ट वाले केस में बताओ कितने हो गए, 2100 शेयर्स हो गए। 2100 शेयर्स कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो बताओ मैं क्या नहीं बोल रहा, बोलो 2100 शेयर 2 महीने रहे, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, 350। तो आपको नहीं लगता मैंने तो सबको एवरेज दे दिया। तो बताओ कितना हो गया, 2100 शेयर्स। तो इसका मतलब आप ये नहीं बोलोगे 1800 शेयर 5 महीने रहे, 2400 शेयर 5 महीने रहे, 2100 शेयर 2 महीने रहे। आप क्या बोलोगे, ऑन एन एवरेज 2100 शेयर बिगनिंग टू एंड रहा। तो बताओ अब ये शेयर ऑन एन एवरेज क्या है, ये 365 डेज के शेयर हैं। बताओ मैं किसको, अर्निंग जो 365 दिन की होगी उसे किससे डिवाइड कर दूंगा, 2100 से। तो आपको नहीं लग रहा जो अब आएगी बेसिक अर्निंग पर शेयर वो लॉजिकल होगी। लिखो जल्दी से।
अरे लॉजिक समझ में आया वेटेड नंबर ऑफ शेयर का? तो ये आपका वेटेड नंबर ऑफ शेयर है। हाँ बात समझ में आई। अब मुझे ये बताओ, इसमें एक जो इशू था, इसमें एक जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये शेयर बताओ सारे क्या थे? अरे 10 रुपी पेड अप या फिर 100 रुपी पेड अप। इसने दे नहीं रखा, क्यों नहीं दे रखा? अरे सेम वैल्यू के थे, अगर 10 रुपए थे तो 10 रुपए पेड अप थे, 100 थे तो 100, जो भी था वॉट एवर। क्या ऐसा हो सकता है एक शेयर फुली पेड अप हो, एक शेयर पार्टली पेड अप हो? क्यों नहीं हो सकता? कंपनी क्लास ऑफ शेयर इशू कर सकती है। तो बेटा कंपनी ऐसा करेगी तो फिर कैसे पार पड़ेगी? तो एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा एक कहानी तो दिमाग में आ रही है ना आपके लिए, बताओ क्या इंपॉर्टेंट है? वेटेड नंबर निकालना इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट तो वो पी एंड, अच्छा पी एंड एल आपसे बनवाएगा नहीं, प्रॉफिट तो आपको देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट तो हमेशा मेंशन होगा। तो बेटा एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। 1 जनवरी बैलेंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1800 शेयर, फेस वैल्यू 10 और पेड अप वैल्यू 10। फिर 31 अक्टूबर इशू 600 शेयर, फेस वैल्यू 10 और पेड अप वैल्यू 5। पिछले केस में फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू नहीं दे रखी थी, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर वो 10 का है तो 10 पेड अप होगा, 100 का है 100 पेड अप होगा, 5 का होगा तो 5 पेड अप होगा। यहाँ पर ये बोल रहा नहीं, फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू में अंतर है। अगर बेटा ये कंपनी के शेयर है, मान लो ये जो शेयर दे रखे और कंपनी ने लास्ट में कमाए 10 लाख रुपए, तो कंपनी का बीईपीएस निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय कौन सा नंबर? तो बताओ मुझे क्या निकालना होगा? वेटेड नंबर। तो लिखो मेरे साथ सारे बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। जल्दी से बोलो, 1800 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, बोलो, हाँ 10, 10 महीने तक रहा, डिवाइडेड बाय 12। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो 10 महीने रहे, मैं निकाल दूंगा ऑन एवरेज कितना हो गया, 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स। अब बताओ कितने करूं, 2400 शेयर? नहीं। अब पता है 1800 में क्या नहीं ऐड हो सकते, 600 शेयर ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि 600 शेयर पार्टली पेड अप है और 1800 शेयर फुली पेड अप है। तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि पार्टली पेड अप को किस में कन्वर्ट कर दो, फुली पेड अप में। शायद आपने वो पढ़ा होगा कॉस्टिंग में, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, उसमें आपने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स भी निकाली होंगी, तो वही यहाँ पर है। तो बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 कितना है, 5, तो कितने रुपए आए, 3000। तो मैं लोअर डिनोमिनेशन को हायर डिनोमिनेशन की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि पहले कौन से शेयर थे, अरे 10 रुपए वाले थे ना, तो 10 रुपए वाले की तरफ जाना होगा जो पहले से मौजूद है आपके पास। तो बताओ मैं इसको इक्विवेलेंट नंबर में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, 300 शेयर्स। अरे तो बात तो एक ही है, लेकिन इससे बताओ क्या हो गया बेटा, ये और ये इक्विवेलेंट आ गए। ये 600 इक्विवेलेंट नहीं थे, क्योंकि जब मैं दो चीजों को मर्ज करूंगा तो उनका लेवल सेम होना जरूरी है। बोलो बात समझ में आ गई? तो जब भी मैंने आपको समझा दिया, कंपनी ने शेयर इशू कर रखा है और कंपनी बाद में बताओ क्या कर रही है, पार्टली पेड अप शेयर इशू कर रही है, तो क्या करोगे आप, पहले जो शेयर है ठीक है ना उसके अकॉर्डिंगली। और दूसरी चीज आप लोगों को एक नोट लगा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, assuming that the partly paid up share entitled to participate in the dividend to the extent the amount paid। अब इसमें बेटा assumption की क्या बात आ गई, हमेशा डिविडेंड किस पर मिलता है, अरे पेड अप शेयर कैपिटल पर ही मिलता है। तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर वुड बी टेकन एज 300 फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग अर्निंग। और कैसे लिया मैंने समझा दिया आपको, मैंने इक्विवेलेंट नंबर बनाया है, ठीक है, ये कोई अजम्पशन वजम्पशन नहीं है, पता नहीं क्या लिख रहा है बकवास। हमने इसको बताओ इक्विवेलेंट नंबर में, और मैं लोअर को किसकी तरफ ले जाऊंगा, हायर डिनोमिनेशन की तरफ। तो बताओ यहाँ कितने लिख दूं, 2100 शेयर्स इनटू 2 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, 350। तो ये कितना हो जाएगा,
1850 शेयर्स, ये वेटेड नंबर ऑफ शेयर। अरे कर लोगे, अगर पार्टली पेड अप हुआ तो कर देंगे। लिखो किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा बीच में पूछते चलना आप लोग। हाँ चलूँ आगे, ये एक कहानी हो गई, हटा रहा हूँ मैं बस। चलो अब हम चलते हैं। अच्छा मैंने आपको क्या, मैं काम किस पर कर रहा हूँ मैं पहले बता चुका आपको, वेटेड नंबर। नेट प्रॉफिट पर मैं काम नहीं कर रहा ना, बुक काम करती, वो नेट प्रॉफिट निकाल के दे देगी आपको। हम काम कर रहे हैं वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स पर। तो मैंने आपको अब तक वेटेड नंबर ऑफ शेयर में क्या बता दिया, पार्टली पेड अप, फुली पेड अप और इशू। अरे ओपनिंग बैलेंस था, फिर बीच में क्या किया, इशू किया, फिर बीच में क्या किया, बायबैक किया। उस केस में कैसे निकाला जाएगा वो बात कर ली। बताओ बीच में क्या आ सकता है, अरे बोनस या फिर राइट भी तो आ सकता है। इशू आपने डिस्कस कर लिया, बायबैक आपने देख लिया, अगर बायबैक होगा तो कैसे मैनेज होगा, तो बोनस भी आ सकता है, राइट भी आ सकता है। तो लिखो बोनस शेयर्स, बोनस इशू। मीन्स शेयर issued by company to its existing shareholder without any consideration। शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स, ये शायद पहले लिखवा चुका कहीं, मैं कहीं लिखवाया था क्या, बोनस हमने बोनस राइट पढ़ा था तब लिखवाया था ये। शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विदाउट एनी कंसिडरेशन। टाइम फैक्टर should be ignored while calculating weighted number of shares। Time factor should be ignored while calculating weighted number of shares in case of bonus issue as per AS 20। Assumption: bonus is available from beginning of information। चलो आगे क्या लिखा है, ये बोनस फ्री में दिया जाता है, दूध आपको पहले पता है, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है। दूसरा
क्या हो रहा है, बोनस के केस में क्या नहीं करना, टाइम कंसिडर नहीं करना। बोला टाइम को प्योरली इग्नोर कर देना और क्या मान के चलना, बोनस शुरू से अवेलेबल है। चलो ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा। अब बेटा ये लिखा क्या है, इसको समझने के लिए सारे बच्चे निकालो एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 1.99। इसको समझने के लिए पेज नंबर 1.99 एग्जाम्पल नंबर 3 ये बोल रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011 कितना है, 18 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 कितना है, 60 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग टिल सितंबर 12, 20,000। बोनस इशू ऑन 1 October 12 was 2 equity share for every equity outstanding on 30th September. Calculate basic earning per share। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर हमें निकालनी है, तो लिखो जल्दी से एग्जाम आंसर एग्जाम्पल 3। सारे बच्चे लिखो। तो सबसे पहले बताओ हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई समझाने की जरूरत है। कब इशू किए, 1 October 2012। कितने थे एग्जिस्टिंग शेयर्स, 20 लाख शेयर्स इनटू 2 शेयर फॉर ईच, यानी कितने शेयर, 40 लाख शेयर। तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई कि 40 लाख शेयर इशू किए। कब इशू किए, 1 October 2012 को। हटा दूं मैं सब, तो पहली कैलकुलेशन हो गई। अब बताओ मैं क्या निकालूं, नंबर 2 बोलो, BEPS बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर, बोलो 2012, 2012 के लिए। अरे मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2012 ही तो है। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो नंबर जाएंगे। BEPS तो नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल या अवेलेबल, जो भी लिखना चाहो, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। बताओ नेट प्रॉफिट कितना है, 60 लाख। वेटेड नंबर ऑफ शेयर कोई बता सकता है, जल्दी बोलो। 20 लाख कितने समय तक रहे, अरे 20 लाख कितने समय तक रहे, 9 महीने तक, डिवाइडेड बाय 12। और 60 लाख कितने समय तक रहे, 3 महीने, डिवाइडेड बाय 12। बेटा ऐसे नहीं होगा, कौन, हाँ समझ में आ गया। मैंने अभी आपको कहा ना, ये दिमागी नहीं लगाना, ये सब बकवास है। इन केस ऑफ बोनस शेयर टाइम फैक्टर काउंट ही नहीं करना, और कहां से मानकर चलना है, बिगनिंग। तो भाई साहब इस साल के शुरू में था ये 40 लाख शेयर, कहां थे, एएस बोल रहा है 40 लाख शुरू में भी थे। अरे शुरू में थे तो बताओ शुरू में कितने थे, 20 लाख प्लस 40 लाख तो 60 लाख शुरू में थे। और बीईपीएस कब निकलता है, ईयर एंड में, तो शुरू से लेकर एंड तक था। तो बोलो, अरे 60 लाख, मुझे टाइम फैक्टर कंसीडर ही नहीं करना, वेटेड नंबर ऑफ शेयर निकालना ही। तो बताओ ₹1 पर शेयर। अरे आई कहानी दिमाग में, तो ये बेटा आ गया ₹1 पर शेयर। ये क्या आ गया आपका, बेसिक अर्निंग पर शेयर। और मैंने क्या कहा, टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं होगा, किस केस में, बोनस के केस में, वो प्योरली इग्नोर कर देना।
क्यों करेंगे सर इग्नोर, अभी उसका जवाब देते हैं। लेकिन ये कौन बोलता है, AS20। अब क्यों बोलता है मैं भी थोड़ी देर में समझा दूंगा। चलो आगे। तो ये पहला, दूसरा काम आ गया सबको समझ में। अब तीसरा काम, हटा दूं इसे, जल्दी लिखो फटाफट। अब हटा दो। अब लिखो थर्ड। BEPS, BEPS बताओ किस साल की, फॉर, अरे जल्दी बोलो, 2011, पिछले साल की। सर इस साल की तो निकल गई, पिछले साल की। सर क्यों निकाल रहे हो, अभी मैं समझा दूंगा, अभी तो लिखते चलो। नंबर 1 A, BEPS ओरिजिनल। ओरिजिनल फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं पहले लिख चुका फॉर्मूला, तो बार बार एक ही चीज का फॉर्मूला रिपीट नहीं करना, एक बार लिखना है। बताओ 2011 की BEPS निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या था बताना, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेटेड नंबर ऑफ शेयर। बताओ कितने थे, 20 लाख। भाई ओरिजिनल निकाल रहा हूं मैं, जो पिछले साल मैंने रिपोर्ट की होगी, पिछले साल तो यही था। निकालना कितना आ गया, 0.9 रुपीज, 0.9 पर शेयर। ये लो, अर्निंग पिछले साल ये थी। बी, BEPS ये कौन सी आ गई, रीस्टेटेड, रीस्टेटेड 18 लाख डिवाइडेड बाय, बताओ कितना, वेरी गुड 60 लाख। ये कितनी आ गई, 0.3 पर शेयर। लिख लो एक बार सारे बच्चे, दिमाग मत लगाना, लिख लो बस। ये बेटा इसका पूरा आंसर है इस क्वेश्चन का। ये इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है। लिख लिया सबने, अब चलो मैं आगे। चलो सर लिख तो लिया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, आधा अधूरा सा तो समझ में आ गया, ये क्या लिखा है ये तो समझ में भी नहीं आया। चलो स्टार्टिंग से चलते हैं। पहला पॉइंट बताओ, बोनस नंबर 1 देखो आप, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए, 40 लाख। कब किए, बिगिनिंग में, बेटा डेट लिखी हुई है 1 अक्टूबर। अरे मैंने कहा ना, जो मैंने लिखवा रखा है उसको देखो आप, जो मैंने लिखवाया है मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन सामने रखो, जो लिखवा रखा है उसे सामने रखो। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। तो ये 1 अक्टूबर को इशू हुए। मुझे ये बताओ मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2012। 11-12 नहीं है बेटा, कैलेंडर ईयर है 2012। इसने क्वेश्चन किसके दे रखे हैं, कैलेंडर ईयर के, तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे, तो कैलेंडर ईयर मान लो। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2012, ठीक है ना, कैलेंडर ईयर मतलब। तो मुझे 2011 को दिमाग से निकाल देना है, हटा दो 2011 को दिमाग से, ये लो हटा दिया। 2012 में विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, जो हुआ स्टार्टिंग में 20 लाख शेयर थे, बीच में अक्टूबर में आके बताओ क्या किया इसने, बोनस इशू। अच्छा ये बोनस इशू नहीं होता तो बेटा 20 लाख इंटू, बोलो 20 लाख इंटू 9 मंथ्स। अरे मैं वेटेड एवरेज शेयर निकालता ना, तो अगर ये बोनस इशू नहीं होता तो बेटा 20 लाख इंटू 9 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, और ना 60 लाख इंटू 3/12, यही तो करता मैं वेटेड एवरेज निकालने के लिए। अगर ये बोनस इशू नहीं होता, नॉर्मल इशू होता तो, लेकिन ये बोनस इशू है, तो बोनस इशू में उसने पता क्या कहा,
टाइम फैक्टर इग्नोर नहीं करना, शुरू से मानकर चलना, एएस बोलता है। तो मैंने शुरू से मान लिया, तो बताओ शुरू में भी 20 लाख थे और शुरू में ही 40 लाख थे, तो बताओ शुरू में ही कितने थे? 60 लाख। कितने समय तक रहे? कोई सेंस ही नहीं बनता। तो मैंने डायरेक्टली 60 लाख मान लिया और मैंने क्या निकाल दी? बेसिक अर्निंग निकाल दी। कितनी आ गई बेसिक अर्निंग पर शेयर? 1 रुपये आ गई। करंट ईयर की बात करें 2012 की, 1 रुपये आ गया। अच्छा ये बताओ, अब एएस क्या बोल रहा है, ये बिगनिंग से पढ़ा है बेटा। मुझे ये बताओ, मैं केवल 2012 की बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ क्या 1 जनवरी 2012 को बोनस शेयर बैलेंस शीट में था क्या? मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या 1 जनवरी 2012 को बोनस शेयर बैलेंस शीट में था क्या? बोलो। हाँ बेटा, बोनस 1 जनवरी 2012 को भी बैलेंस शीट में था। अरे किस हेड में पड़ा था? रिजर्व्स एंड सरप्लस। बोनस होता ही नहीं है कुछ बोनस शेयर। अच्छा मुझे बताओ, बोनस शेयर देने पर क्या कंपनी की टोटलिंग में कोई फर्क पड़ता है क्या? बैलेंस शीट की टोटल पहले जो था अभी भी वही है। क्या बैलेंस शीट की असेट्स और लायबिलिटी बोथ साइड इफेक्टिव होती हैं क्या? नहीं होती। असेट साइड तो इफेक्टिव ही नहीं होती। अरे केवल और केवल पता है, बैलेंस शीट में कुछ इफेक्ट नहीं होता, केवल और केवल एक कंपोनेंट में चेंज आता है, विच इज शेयर होल्डर्स फंड। रिजर्व एंड सरप्लस से उठकर बस काम खत्म। इसीलिए पता है बोनस का दूसरा नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको याद हो तो बोनस का दूसरा नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। गया क्या दिमाग में? तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है भाई साहब कोई लेना देना नहीं है, बैलेंस शीट में पड़ा था। आज बताओ इसने क्या बदल लिया? अपना रूप बदल लिया। जो आदमी पहले से वहां मौजूद था और आपने उसे क्या बोला हुआ था अब तक? रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। आज अचानक क्या बोलने लगे उसी आदमी के? तो बेटा घर में एक बच्चे के 2 नाम नहीं होते क्या? ठीक है ना? आप बोलते हो छोटू छोटू छोटू, अगर रिश्तेदार आ जाता है तो बोलते हो राहुल, समझ में आता है? तो वो छोटू अचानक राहुल बन जाता है। तो क्या 2 आदमी हैं क्या? अरे एक ही तो आदमी है जो थोड़ी देर पहले छोटू था, मोटू था, और अब वो राहुल हो गया, क्योंकि इज्जत दे रहे हैं हम। क्योंकि आपने अगर उसे इज्जत नहीं दी तो मेहमानों के सामने वो आपके भी नाम ले देगा फिर समझ में आ रहा है? तो वे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। एक बार मेरे साथ हो गया एक इवेंट। मेरा एक फ्रेंड है, अब ऑनलाइन बोलना चलो इनको भी क्या पता, मेरा एक फ्रेंड है तो उनकी वाइफ है ना, वो कहीं साउथ मतलब बंगाल की हैं, तो वो पता है उनका एक वो नहीं तो एक आदमी हर चीज में वो बोलता है ओ भाभी जी, वो ये करती थी हमेशा। उनके वो जैसे कुछ भी होता था ना तो उनकी आदत पड़ी हुई थी, ओ भाभी जी, ओ भाभी जी। अब वो ओ भाभी जी, ओ भाभी जी पता नहीं 20 बार बोल देती थी जरा सी देर में। मेरी वाइफ जब भी आती थी, ओ भाभी जी रहने दो, ओ भाभी जी ये, ओ भाभी जी ये। और क्योंकि वो बंगाली एक्सेंट आता था तो मैं उसको थोड़ा सा और बंगाली, प्योर बंगाली, ओ भाभी जी, समझ आ रहा है? तो मैं थोड़ा सा और ट्यूनिंग में बोल देता था घर पर। अब मेरा छोटा वाला बच्चा वो अर्जुन उसका नाम है, तो हम क्या बोलते थे, भाई बोलती थी आज कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा चल ओ भाभी जी के चलते हैं, फोन आया था आज उनका, वो मैं दोस्त का नाम नहीं ले रहा, कोई जानता हो तो। मैंने उनका उसका फोन आया था, बोला कई दिन हो गए आया नहीं, मैंने कहा आज उसके चलते हैं। चलो ठीक है। अब वो हम कभी भी जाते, कभी भी वो कहीं रास्ते में मिल जाते, तो मैंने कहा देखो ओ भाभी जी, तो गाड़ी में बैठे रहते थे, वो आसपास ही रहते तो दिखते रहते थे। अब मेरे बच्चे बाहर खेल रहे, तो छोटा वाला वो बाहर थे, हम अंदर बैठे हुए थे। संडे की मोस्टली संडे को इवनिंग में आते थे या हम जाते थे। अब वो आए, वो उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी से निकले, वो बाहर साइकिल चला रहा था छोटा वाला, वो बाहर से चिल्ला रहा है ओ मम्मी अब भाभी जी आई है, ओ भाभी जी आई है, ओ मम्मी अब भाभी जी आई, ओ भाभी जी आई है। और भाई साहब मैं और मेरी वाइफ सोफे पे बैठ के चाय पी रहे, शाम 5:30-6 बजे का समय था, और वो मैं बाहर निकल के आया चुप कराने के लिए। मैंने कहा ये मरवाएगा मैंने कहा वो आए होंगे, और वो चिल्लाए जाए भाई अपनी धुन में ही। वो साइकिल वहीं रोड पे पटक दी, बाहर बैल बजाता रहे, ओ भाभी जी, ओ भाभी जी आई हैं। मैं
अब भाई साहब समझ रहे हो आप क्या आमना सामना हो रहा है। वो उतरे, मैं मेरी वाइफ सामने, काटो तो खून नहीं। अब मैं कहा ये हटे तो मैं इसको बताऊं, समझ रहे हो। हालांकि आगे पीछे कुछ भी हो, आदमी आदमी इतना बुरा नहीं मानते जितना, और उसके उनका चेहरा ही उतर गया और मेरा भी रंग उड़ गया। मैंने कहा यार आज रिलेशन खराब पूरा का पूरा। और वही हुआ, उसके बाद आना जाना, भाई उन्होंने भी आना बंद कर दिया, हमने भी जाना बंद कर दिया। उन्हें बुरा लग गया इस बात का कि पीछे से मजाक बनाते। अब ठीक है, आदमी की समझ, मजाक नहीं बनाया था, लेकिन हाँ उसके बाद फिर मैंने, वो चले गए, वो 10 मिनट बैठे, हालांकि आते थे तो खाना खा के, हम भी वहीं से खाना खा के आते थे जाते थे। 10-15 मिनट बैठे, यार मनोज जी इधर से जा रहे थे तो कोई काम है, अब मैं सोचा चलो मिलते हुए चलते, काफी समय हो गया। मैं समझ गया था कि भाई बुरा लग गया, मैंने कहा जाओ। मैंने उसको बुलाया, बाहर खेल रहा था, मेरी वाइफ ने मना किया था लेकिन मेरे अंदर भरा पड़ा था। मैंने कहा अगर नहीं मारूंगा तो चैन नहीं पड़ेगा। फिर मैंने उसे पीटा। लेकिन उस दिन एक सबक मिला कि भाई बच्चों के सामने सोच समझ के बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कब गड़बड़ करवा दे। तो फिर इसीलिए जब भी मेहमान आते हैं तो बेटा बच्चों को फुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं तो देता हूँ, क्योंकि ये कब ऐसी की तैसी करवाते हैं बच्चों को कुछ नहीं पता। एक रिलेशन खराब करवा के बैठ गया वो, हालांकि उसको अभी तक नहीं पता। अब वो कभी समझदार होगा, अभी भी वो 7 साल का हुआ है, तो अभी कभी समझदार होगा तो समझाएंगे तेरी वजह से एक रिश्ता खराब होगा। तो मैं बोल रहा था आपको, जैसे आप क्या है, एक का नाम छोटू है, मोटू है, और आप अचानक उसे राहुल कहने लग जाओ तो बेटा क्या फर्क पड़ रहा है, आदमी तो वही है। ऐसे ही बताओ क्या है, एएस बोलता है भाई साहब ये बैलेंस शीट में छोटू के नाम से था, आज आप इसे क्या बोल रहे हो, राहुल बोल रहे हो। तो काय का टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर इग्नोर कर दो, ये बैलेंस शीट में मौजूद है, खाली आपने केवल और केवल क्या किया है, इसका नाम बदला है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एएस की थॉट समझना, एएस की थॉट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये बताओ हम लोग बोनस देते कब हैं, हम लोग बोनस जब हमारे पास बेटा रिजर्व एंड सरप्लस अक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या कंपनी ने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया, इन जनरल बात कर रहे हैं, हालांकि देने में तो कंपनी कहीं से भी दे सकती है। इन जनरल बताओ कंपनी बोनस देगी कहां से, प्रीवियस ईयर के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जब कंपनी को लगता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट इकट्ठा हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, बोनस भी बांट दो। आप बड़े बड़े वो देखते हो आप गुजरात में हर दिवाली पर एक आध ऐसे वो निकल कर आते हैं, उद्योगपति, कभी कार दे रहे हैं गिफ्ट में, कभी क्या दे रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को मकान बना के दे रहे हैं छोटे छोटे से रहने के लायक। तो बेटा वो क्या करंट ईयर के प्रॉफिट से देते हैं, नहीं, वो सालों से कमा रहे हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गए उनके पास, बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रॉफिट्स हो गए। इंसानियत है, उनको लगता है इन्हीं लोगों की वजह से कमाया है। सैलरी तो एहसान थोड़ी दे रहे हैं, सैलरी देकर, सैलरी तो दिन रात आप काम में लेते तो दे रहे हो। हाँ बोनस दे रहे हो तो आप सोच रहे हो अपने एम्प्लॉयज के बारे में। तो बोनस कब दिया जाता है, जब बहुत सारी अर्निंग्स इकट्ठी हो जाती है। अच्छा वो किस साल की अर्निंग्स है, प्रीवियस ईयर की। क्या आप किसी स्पेसिफिक ईयर का बता सकते हो, बेटा नहीं। जब मेरे पास पैसा आता है तो वो कहां से आया ये बताओ। आप 1 तारीख को पैसा लाए, 2 तारीख को पैसा लाए, 3 तारीख को पैसा लाए, 4 तारीख को और 5 तारीख को आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं। तो आप ये बताओ, आप क्या बोलोगे, मेरे पास टोटल कितना है, 20 लाख। ये थोड़ी बोलोगे इसमें 1 तारीख का इतना है, हम नहीं बोलते। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे उसी में से पैसा विड्रॉ करके तो जो 1 तारीख को आया था, क्या निकाल सकते हो क्या, अरे ये तो बेवकूफ, ये बोलने वाला बेवकूफ और देने वाला बेवकूफ। आप बोलोगे भैया अक्यूमुलेटेड कितने, 20 लाख रुपए, इसमें से ले जाओ। ऐसे ही आप जब भी बोनस देते हो तो आप क्या बोलते हो, हमारे पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं प्रीवियस ईयर के, किस साल के नहीं पता, वो पिछले सालों के इकट्ठा किए हुए हैं बस हमारे पास। ठीक है, क्या गई क्या बात दिमाग में। इसका मतलब बोनस कहाँ था, बैलेंस शीट में था, अलग नाम से था, आज आपने अलग नाम दे दिया, तो एएस बोलता है इग्नोर कर दो। तो मुझे लगता है 2012 की बात क्लियर हो गई सबके दिमाग में। अब सर 2012, उसने तो खाली बोला बीईपीएस निकालो, तो आप 2011 में क्यों चले गए। बेटा जब जब बोनस आएगा ना तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करंट ईयर के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर में भी ले जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि ये बोनस आपके पास पुराने समय से बैलेंस शीट में पड़ा है।
आज आपने इसका नाम बदला है बस, और कुछ नहीं हुआ। बैलेंस शीट की ओवरऑल पिक्चर में तो कोई बदलाव ही नहीं आया, ना लाइबिलिटी साइड बदली, ना असेट साइड बदली, ना टोटलिंग बदली, कुछ नहीं बदला। खाली एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में गया है वो बस। इसीलिए मैं 2011 में गया। 2011 में बताओ पहले मैंने क्या निकाला? ओरिजिनल बीईपीएस जो इसने रिपोर्ट किया होगा अपने पीएनएल पे, क्योंकि आपको अगर पीएनएल का फॉर्मेट याद है तो आपको बीईपीएस रिपोर्ट करना पड़ता है। तो बताओ पिछले साल इसका प्रॉफिट कितना था? 18 लाख। शेयर कितने थे? 20 लाख। यही तो थे पिछले साल। तो बताओ इसने ओरिजिनली कितने का रिपोर्ट किया होगा? 0.9 का इसने रिपोर्ट कर दिया होगा। यही बात दिमाग में। एएस बोलता है साहब क्या करके दिखाओ? रीस्टेट करके दिखाओ। रीस्टेटेड का मतलब ये मानो अगर बोनस होता तो क्या होता? अगर बेटा वहां बोनस होता तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख, मैं वहां भी टाइम फैक्टर नहीं लगाता। अगर वहां पिछले साल इन्होंने बोनस अनाउंस कर दिया होता, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना इन जनरल बोनस कहां से दिया जाता है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया जाता है। तो इसका मतलब तो बोनस, अरे पिछले साल भी तो शेयर मौजूद थे, वो खाली नाम उनका चिंटू पिंटू रख रखा था, आज आपने शेयर बोल दिया उसे। तो यहां पर बताओ कितना हो जाता? रीस्टेटेड ये 0.3 हो जाता। क्लियर है? ये केवल काम इस वजह से करना पड़ता है आपको। एस जब बोलता है बोनस आएगा तो भाई पीछे जाके काम करके आ जाना, ये फालतू का काम, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि जो हम बोलना चाह रहे हैं वो तुम्हारे बात दिमाग में उतर गई है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि बोनस बैलेंस शीट में पहले से था, वो अलग नाम से था, आपने खाली आज नाम बदला है, तो उससे टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो मैंने क्या लिखा हुआ है क्लास में? अजम्पशन भी लिखवाई है एएस की। बताओ क्या? बिगिनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बेटा मैंने इसीलिए लिखवाई है क्योंकि जब ये बोनस देगा ना तो 2 साल के प्रॉफिट दे देगा आपको। और किस लिए देगा? आपको पीछे जाके जबरदस्ती का काम बोलेगा नहीं कभी भी करने के लिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप बता कर आओगे कि भाई ओरिजिनल ये था। अगर हम बोनस का फैक्टर कंसीडर करते तो वहां भी हम टाइम इग्नोर कर जाते, तो ये रीस्टेटेड होता। हालांकि इनका कोई सेंस बनता नहीं है, खाली हम हमारी नॉलेज बताना चाह रहे हैं कि हम जो आप बोलना चाह रहे हो वो बात हमारे समझ में आ गई। क्या समझ में आया ये बोनस वाली बात? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, सबको बात समझ में आई क्या? तो मैंने एक बात आपको और समझा दी। बताओ किस में? बोलो बोनस में एक बात और क्लियर कर दी। सॉरी, वेटेड नंबर ऑफ शेयर में एक बात और क्लियर कर दी। बताओ किसके बारे में? बोनस के बारे में। बोनस में क्या करना है हमें? टाइम फैक्टर इग्नोर करना है। चले आगे। अब अगला मुद्दा हमारा राइट शेयर होगा, लेकिन बेटा अभी के लिए इतना, इससे आगे की बात कल करेंगे। हरे कृष्णा बच्चों, बेटा आज के लिए इतना। हरे कृष्णा।